नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर फैली आग। नेपाल में हर जगह फहराया जा रहा भगवा झंडा। अब पूरे नेपाल में भगवा झंडा फहराया जाएगा। अब नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि नेपाल में यह जल्द ऐलान होने वाला है। और तो और नेपाल में योगी मॉडल अपनाने की मांग हो रही है और एक भगवाधारी को सत्ता सौंपने की मांग भी। लेकिन क्या नेपाल में यह वाकई होगा? क्योंकि जो तस्वीर नेपाल से आ रही है वो यही बता रही है, और वो तस्वीर हम भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, कैप्टन टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नेपाल में हिंदू राज्य की बहाली की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के तिनकुने में जमकर हिंसक प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक इमारत में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये विरोध प्रदर्शन रैली एक शांतिपूर्ण सभा के रूप में शुरू हुई थी, अचानक उग्र हो गई, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी और कई लोग घायल हो गए। हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल के गृह मंत्रालय की ओर से तिनकुने और काठमांडू में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। और खबर यह है कि प्रदर्शन खासतौर पर नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर किया जा रहा है। रैली में योगी आदित्यनाथ का पोस्टर। राजशाही समर्थकों की रैली में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की गई। इस रैली में योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा पोस्टर भी प्रदर्शनकारियों के हाथों में नजर आया, जिसमें उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। दरअसल संयुक्त आंदोलन समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी तिनकुने क्षेत्र में जमा हुए, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, स्थिति बिगड़ने लगी। प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे बनी एक इमारत की खिड़कियां तोड़ दी और इमारत में आग लगा दी। सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास करने के बाद पुलिस को तगड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष। नेपाल के काठमांडू में इस वक्त हालात खराब बने हुए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं प्रदर्शनकारियों ने इमारत में तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस पर पत्थर फेंके गए, सरकारी कार्यालयों में घुसने की कोशिश की गई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। संयुक्त आंदोलन समिति और राजनीतिक समर्थन। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व नवराज सुवेदी के नेतृत्व वाली संयुक्त आंदोलन समिति ने किया था। इस आंदोलन को विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसादी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता राजेंद्र लिंगडेन का समर्थन मिला था। समिति की मांग है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र और संवैधानिक राजशाही में बदला जाए। कई दक्षिणपंथी समूह इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि नेपाल के धर्मनिरपेक्ष बनने के फैसले से कुछ वर्ग नाराज हैं। नेपाल में राजशाही की बहाली की मांग क्यों उठ रही है? बता दें कि नेपाल को 2008 में संवैधानिक राजशाही से हटाकर धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया था। लेकिन कुछ हिंदू संगठनों का मानना है कि नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। समर्थकों का तर्क है कि नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बचाने के लिए राजशाही जरूरी है। धर्मनिरपेक्ष सरकार से जनता खुश नहीं है। नेपाल के पूर्व राजा के साथ समर्थक। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का हाल ही में काठमांडू में हजारों समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने राजशाही की बहाली और हिंदू धर्म को फिर से राजधर्म बनाने की मांग की, यानी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही की वापसी के लिए बवाल जारी है। पश्चिमी नेपाल के दौरे से लौट रहे राजा ज्ञानेंद्र का स्वागत करने के लिए उनके करीब 10,000 समर्थकों ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन गेट को जाम कर दिया। 1990 के दशक में स्थापित आरपीपी अब राजशाही की बहाली की मांग का नेतृत्व कर रही है। पिछले चुनाव में एक सीट से संसद में अपनी जगह बनाने वाली आरपीपी के पास इस बार 275 में से 14 सीटें हैं। पार्टी को राजशाही समर्थक सहयोगी का समर्थन प्राप्त है। नेपाल में अगला चुनाव 2027 में होना है और उससे पहले कहा जा रहा है कि नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों उठी? अब आपको समझाते हैं कि नेपाल के मौजूदा राजनीतिक हालात कैसे हैं, ज्ञानेंद्र शाह को कैसे अबतस्त किया गया और देश में हिंदू राजशाही की मांग क्यों उठ रही है। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे राजा ज्ञानेंद्र की कुर्सी गई थी।
77 साल के ज्ञानेंद्र 2001 में राजा बने थे। उससे पहले उनके बड़े भाई वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके परिवार की नृशंस हत्या कर दी गई थी। 2005 तक वो बिना किसी कार्यकारी या राजनीतिक शक्ति के देश के संवैधानिक प्रमुख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहकर पूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली कि वो राजशाही विरोधी माओवादी विद्रोहियों को हराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। राजा ज्ञानेंद्र ने सरकार और संसद को भंग कर दिया, नेताओं और पत्रकार को जेल में डाल दिया, देश में आपातकाल की घोषणा कर संचार व्यवस्था को ठप कर दिया गया। इसके बाद सेना के जरिए देश पर शासन करने लगे। इससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके चलते ज्ञानेंद्र को 2006 में एक बहुदलीय सरकार को सत्ता सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार ने माओवादियों के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके एक दशक से चले आ रहे गृह युद्ध का अंत हुआ, जिसमें हजारों लोगों की मौत भी हुई थी। 2008 में संसद ने नेपाल की 2040 साल पुरानी हिंदू राजशाही को खत्म करने के लिए मतदान किया था। इसके बाद देश एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में तब्दील हो गया। इसके बाद ज्ञानेंद्र को गद्दी छोड़नी पड़ी। तब से नेपाल में 13 सरकारें आ चुकी हैं और देश के बहुत से लोग गणतंत्र से निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि ये राजनीतिक स्थिरता लाने में विफल रहा है और नेपाल की गिरती अर्थव्यवस्था और व्यापक भ्रष्टाचार के लिए सरकार दोषी है और इसलिए अब हम राजशाही चाहते हैं। लोग राजशाही वापस क्यों चाहते हैं? ज्ञानेंद्र के स्वागत में हुई रैली में शामिल लोगों ने कहा कि देश के बिगड़ते हालात को ठीक करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। 72 वर्षीय फिर बहादुर भंडारी ने प्रेस को बताया, हम यहाँ राजा को अपना पूरा समर्थन देने और उन्हें शाही सिंहासन पर वापस लाने के लिए पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल की राजनीति में राजशाही की और ये मोड़ भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ गहरे असंतोष और 2008 में एक जन आंदोलन के बाद राजशाही को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिए जाने से पहले के अतीत में लौटने की लालसा का प्रतिनिधित्व करता है। यानी एक बार फिर अतीत में लोग जाना चाहते हैं और नेपाल में राजशाही चाहते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। नेपाल में पहले हिंदू राजशाही क्यों थी? यूरोपीय राजशाही ईसाई धर्म से जुड़ी थी, लेकिन नेपाल की राजशाही हिंदू थी। नेपाल के राजा का जन्म एक हिंदू परिवार में होना जरूरी था और उन्हें एक हिंदू महिला से ही शादी करनी होती थी। उन्हें ब्राह्मण पुजारियों के साथ अच्छे संबंध रखने होते थे। राजा को सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों को मानना होता था। पहले नेपाल के राजा शिवरात्रि पर सेना का निरीक्षण करते थे और विजयादशमी के हिंदू त्योहार के दौरान सरकारी नेताओं को आशीर्वाद देते थे। इंद्र यात्रा के दौरान उन्हें अपनी संरक्षक देवी कुमारी का आशीर्वाद मिलता था। कुमारी एक युवा लड़की होती है जिसे हिंदू देवी तलेजू का अवतार माना जाता है। राजा त्रिभुवन का वंश करता रहा है नेपाल पर राज। सदियों तक नेपाल रियासतों में बटा रहा। 1760 के दशक में एक छोटे से स्थानीय राजा ने अपने सभी पड़ोसियों को जीत लिया। उसने अपनी राजधानी काठमांडू स्थानांतरित कर दी और अपने वंश की स्थापना की। 1800 तक देश पर राजा के नाम पर रीजेंट और स्वयंभू प्रधानमंत्रियों द्वारा शासन किया जा रहा था। 1950 में राजा त्रिभुवन शाह, जो 1922 से केवल एक औपचारिक भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्ति में कदम रखने के लिए एक लोकतंत्र आंदोलन के साथ गठबंधन किया। राजा त्रिभुवन के बाद से नेपाल के राजा सक्रिय रूप से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। त्रिभुवन के बेटे राजा महेंद्र के शासन में राजशाही बहुत ज्यादा केंद्रीकृत और समेकित हो गई, जिसमें 1955 से 1972 तक देश पर शासन किया। राजा महेंद्र ने अपने सबसे बड़े बेटे वीरेंद्र को राजगद्दी सौंपी, लेकिन जून 2001 में महल में ही राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई। आरोप है कि उनके ही बेटे ने उनकी पत्नी, बच्चों और शाही परिवार के आधा दर्जन अन्य सदस्यों के साथ उनकी हत्या कर दी थी। इस बवाल के बाद महेंद्र के दूसरे बेटे ज्ञानेंद्र शाह को राजा बनाया गया। जब ज्ञानेंद्र शाह सत्ता संभाल रहे थे, उस समय एक सशस्त्र माओवादी विद्रोह नेपाल के लिए खतरा बन गया था। वहीं दूसरी ओर राजधानी में बहुदलीय संसद में झगड़ा चल रहा था, इसलिए ज्ञानेंद्र ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की और 2005 में सरकार का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। राजशाही का विरोध होने के बाद नेपाल में बदलाव।
2006 के वसंत में लोग राजशाही का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए, जिससे नेपाल ठप पड़ गया। राजा ज्ञानेंद्र ने विद्रोह के आगे घुटने टेक दिए। उस समय वे इतने अलोकप्रिय थे कि अंतरिम सरकार ने राजशाही को पूरी तरह से भंग करने का फैसला लिया। उन्होंने ज्ञानेंद्र के शाही कर्तव्यों और धार्मिक गतिविधियों को छीन लिया। देश को लोकतंत्र घोषित कर दिया गया और शाही महल को संग्रहालय में बदल दिया गया। जून 2008 में राजा ज्ञानेंद्र को महल से बाहर निकाल दिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के लिए चुनौती। फिलहाल इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को मुख्यधारा की राजनीति में आने की चुनौती दी है। ओली ने ज्ञानेंद्र शाह पर सद्भाव को बाधित करने का आरोप लगाया है। सुदूर पश्चिम प्रांत विधानसभा की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यानी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र संविधान, कानून, लोकतंत्र व्यवस्था, प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं कहते, बल्कि कहते हैं मेरा साथ दो, मैं आऊंगा और देश को बचाऊंगा। देश को क्या हो गया है? इस तरह की गतिविधि नेपाल में अस्थिरता को जन्म दे रही है। उनके द्वारा प्रेरित गतिविधि देश को अराजकता के कगार पर धकेल रही है। ओली ने कहा कि अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उन्हें आना चाहे, चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो संवैधानिक तरीके से राजनीति में आना चाहे तो उनका स्वागत है। लेकिन नेपाल की जनता का आक्रोश झेल चुके पूर्व राजा ज्ञानेंद्र आजकल कम बोलते हैं। नेपाल में हिंदूशाही और राजशाही की वापसी के आह्वान पर उन्होंने कोई सीधी टिप्पणी अभी तक नहीं की है। हाँ, उन्होंने नेपाल के भविष्य को लेकर जरूर बयान दिया है। हाल ही के सालों में उनकी सार्वजनिक उपस्थिति बढ़ी है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर राजनीतिक बयानबाजी से दूरी बनाए रखी है। हालांकि उनके समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों और उनके द्वारा शुरू किए गए अभियानों को राजनीतिक वापसी की कोशिश के रूप में जरूर देखा जा रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर नेपाल में राजशाही होगा और नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।